A very good morning to all of you. So, today we are going to continue our lecture, that is the apoptosis और प्रोग्राम सेल डेथ. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एपोप्टोसिस नाम कैसे पड़ा, एपोप्टोसिस होता क्या है, नेक्रोसिस से वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है, और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एपोप्टोसिस के और उसका मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है, और किस तरीके से एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है और किस तरह से ख़त्म होता है. और हमने देखा था ये किस में डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था. एंड वी हैव डिस्कस्ड द एपोप्टोसिस साइकिल या द एपोप्टोसिस प्रोसेस इन सी इलिगेंस, दैट इज सेनोरेबिटिस इलिगेंस, ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द main proteins which participate in apoptosis. Okay, so we have seen in silicon, that is CD3, CD4, CD9. So we have seen these protein in apoptosis of C ligands, which mainly play an important role in the apoptosis or cell death in C ligands, by which 131 cells are destroyed or killed, and out of 1090 cells. So today we are going to discuss the main enzymes which participate in or which execute this apoptosis. So I have told you that CD9, CD4 and CD3, these two are pro-apoptotic, and this is the anti-apoptotic. So these enzymes are called casepases. Okay, which means serine aspartate, cysteine dependent aspartate specific proteases. Okay, so this is a cysteine dependent aspartate specific proteases. So this is a enzyme which cleave the proteins at different sites, mainly at the residue आफ्टर एस्पार्टेट. तो वो क्या करता है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम उन प्रोटीन्स को कट करता है जहाँ पे जो एस्पार्टेट अमीनो एसिड होगा. अब एस्पार्टेट अमीनो एसिड के सामने बाद जो भी अमीनो एसिड आएगा, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में वो कन्वर्ट कर देता है. या हम सिंपली बोल सकते हैं लॉन्ग प्रोटीन चेन्स को वो शॉर्ट प्रोटीन चेन में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, ठीक है. और ये मेनली क्या है, सिस्टीन डिपेंडेंट है, ठीक है. तो उसके लिए एक सिस्टीन चाहिए वहाँ पे एक्टिव साइट में. तो सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस which participate in many different function by activating protein or destroying protein or degrading protein. So जैसे कि CD3 था निमेटोड्स में, ठीक है, which is a homologous family of protein. तो वैसा ही इनके जैसे जो एक होमोलोगस प्रोटीन है जो मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैस्पेसिस. क्या बोलते हैं, कैस्पेसिस. तो डिफरेंट कैस्पेसिस प्रेजेंट है, 3 है, 9 है, 8 है, 2 है, 7 है, 10 है, 11 है, 12 है, 14 है, ठीक है. तो इसी तरीके से ड्रोसोफिला में, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो ड्रोसोफिला में 7 कैस्पेसिस हैं. और अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में 14 कैस्पेसिस अब तक डिस्कवर किया गया है, ठीक है. और अगर हम माउस की बात करेंगे, स्पेशली माउस, तो माउस में
तो इस मेमल में 14 के स्पेसिस हैं, तो उस 14 के स्पेसिस में सिर्फ माउस में 11 एंड 12 वर्किंग है। बाकी जो बाकी मेमल्स में 11 12 वर्किंग नहीं है, सिर्फ माउस में ही 11 और 12 वर्क करते हैं। तो ये के स्पेसिस को नाम से हम बताते हैं, दैट इज द सीरीन सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। सो दिस इज ए डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम दैट आर एक्टिवेटेड इन अर्ली स्टेज ऑफ एपोप्टोसिस। जब एपोप्टोसिस स्टार्ट होगा तो वहां पे ये जो कैस्पेसिस है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि यही जो कैस्पेसिस है वो एपोप्टोसिस करवाता है। ठीक है, तो कुछ कैस्पेसिस दैट आर इनिशिएटर कैस्पेसिस और कुछ कैस्पेसिस दैट आर एग्जीक्यूशनर कैस्पेसिस। ठीक है, तो कुछ जो कैस्पेस है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है एपोप्टोसिस। दे विल स्टार्ट द एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ process, and there are some executioner caspases which execute or which implement the apoptosis, which causes the main change in the cell. Okay, so this initiator caspase will initiate and this executioner caspase will execute the cell death program, and the cell death happens in the particular cell. तो साइंटिस्ट ने इस पे काम किया कैस्पेसिस के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स किए। देन उसके बाद उन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं सेल डेथ में। अगर उनमें कोई डिफेक्ट हो गया तो वहाँ पे जो माउस है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, जैसे कि लाइक जब 3 कैस्पेस 3 और कैस्पेस 9 माउस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉकआउट इन दो कैस्पेसिस के जीन को जब नॉकआउट किया तो क्या हुआ जो वो माउस था उसकी प्रीनेटल डेथ हो गई ड्यू टू डिफेक्टेड ब्रेन डेवलपमेंट। तो ब्रेन प्रॉपरली वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ और उस माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई ड्यू टू द नॉकआउट और एब्सेंस ऑफ दीज टू एंजाइम्स। ठीक है, देन उन्होंने क्या किया, कैस्पेस 8 को नॉकआउट किया। ठीक है, तो वो जो माउस था, जो एम्ब्रियो था, उसकी डेथ हो गई आफ्टर 12 डे। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेसिस पे नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं जिनमें डिफेक्ट हुआ, जिनको हमने निकाल दिया क्रोमोसोम में से या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से, उनको नॉकआउट किया। ठीक, उनको निकाल दिया तो उस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा या उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने उस पर्टिकुलर एंजाइम्स को नाम दिया कैस्पेसिस। ठीक है, उनको डिस्कवर किया और उनको बताया कैस्पेसिस। तो बहुत सारे कैस्पेसिस है, जैसे कि कैस्पेस 1 4 4 to 5 11 एंड 12। तो ये जो कैस्पेसिस है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटियोलाइटिक maturation of pro-inflammatory cytokine such as pro-inflammatory 1b। ठीक है, देन pro-inflammatory interleukin 18। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेल डेथ में तो इनका रोल है, साथ साथ में उनका दूसरी जगहों पे या इम्यून सिस्टम में भी इनका रोल है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो ये 1 4 5 11 एंड 12 जो कैस्पेसिस है, इनका रोल है कहाँ पे, प्रोटीलिटिक मैच्योरेशन में। किसके, जो इंटरल्यूकिन है, प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन है, दैट इज द इंटरल्यूकिन 1b एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरल्यूकिन 18। सो वहाँ पे भी इनका रोल है सेल डेथ एज वेल एज इन द इम्यूनिटी। ठीक है, और इम्यून सिस्टम। सो
के स्पेसिस की अगर हम बात करेंगे तो के स्पेसिस मेनली दो डोमेन से बने होते हैं, एक लार्ज डोमेन होता है, एक स्मॉल डोमेन होता है, ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं दीज के स्पेसिस और प्रोड्यूस्ड एज अ जाइमोजन, ठीक है। अगर हम के स्पेसिस की बात करेंगे तो ये के स्पेसिस किससे बने हैं? के स्पेसिस क्या होते हैं? जाइमोजन होते हैं, दैट इज दे आर प्रोड्यूस एज इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। तो ये वो एंजाइम्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बट वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इन एंजाइम्स का क्लीवेज होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं या those proteins which are those enzymes which are produced in the form of inactive which are produced in inactivated state, those proteins are called zymogen, those enzymes are called zymogen। तो पहले इनका क्लीवेज होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो इनएक्टिवेट फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चले जाए। जैसे कि आपको पता है ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट तो रहते हैं, हमारे स्टमक में प्रेजेंट तो रहते हैं, बट इनका एक्टिवेशन तभी होता है जब इनका क्लीवेज होता है, ठीक है। जब HCl पेप्सिनोजन को क्लीव करेगा तभी वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, देन वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तब तक वो एक्टिव नहीं होता है। वैसे ही इनका भी है कैस्पेसिस। तो ये कैस्पेसिस पहले जब प्रोड्यूस होते हैं, जब इनका सिंथेसिस होता है तो उस टाइम पे ये प्रो कैस्पेसिस होंगे, ठीक है। देन उसके बाद जब इनका क्लीवेज होगा, प्रोटीलिटिक क्लीवेज, तब वो कैस्पेस फॉर्म कर, दैट इज द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। सो जो ये प्रो कैस्पेस है, इनके एन टर्मिनल साइड पे आपको पता है प्रोटीन का क्या होता है, एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। दिस इज द सी टर्मिनल, दैट इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, एंड दिस इज द एन टर्मिनल, दैट इज द एमाइन टर्मिनल, ठीक है। क्योंकि पता है आपको अमीनो एसिड किससे बना है, एक तो अमाइनो ग्रुप से और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो एक साइड पे उसका कार्बोक्सिलिक साइट होगा और एक साइड पे क्या होगा, उसका अमाइनो साइट होगा, अमीनो टर्मिनल होगा, दैट इज एन इज द अमाइनो टर्मिनल। तो अमाइनो टर्मिनल पे क्या होता है, एक प्रोडोमेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बनाएंगे तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से। सो दिस इज द प्रोडोमेन एंड ठीक है, जो एन साइड पे है वहां पे एक प्रोडोमेन होता है, और ये प्रोडोमेन और जो मेन एंजाइम है ये दोनों एक लिंकर पेप्टाइड से क्या होता है, लिंक होते हैं, ठीक है। तो एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट, एंड विच इज लिंक्ड बाय ए लिंकर पेप्टाइड, या सो अब इनका एक्टिवेशन कैसे होता है, इनका एक्टिवेशन कैसे होता है, जब भी इनका एक्टिवेशन होना होगा तब ये जो लिंकर है ये क्लीव हो जाता है, ठीक है। और मेनली ये हिटेरो डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। तो दो सब यूनिट्स वहां पे ऐड होंगे तभी इनका एक्टिवेशन होता है। एंड वैसे सी ये भी लार्ज है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। तो एक्टिवेट होने के लिए क्या होता है, पहले ये लिंकर है प्रीडोमेन, इसका क्लीवेज होना इंपॉर्टेंट है, देन वो इस तरीके से हिटेरो टेट्रामर फॉर्म करते हैं, ठीक है। दो सब यूनिट एक जगह पे अटैच हो जाता है और दो स्मॉल सब यूनिट इसके साथ बाइंड होके then they will form the activated K space, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। तो इनके बीच में एक लिंकर
पेप्टाइड प्रेजेंट है, तो इनका क्लीव होके ये जो स्मॉल सब यूनिट है वो लार्ज सब यूनिट्स पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो देन उसके बाद जब दो और यूनिट्स इस तरीके से फॉर्म होंगे, ठीक है, तो जब ये दोनों ये हेटेरोटेट्रामर फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तो डाइमर है, दैट इज लार्ज इन सब यूनिट, पहले वो डाइमर फॉर्म करेगा, उसके बाद दूसरे सब यूनिट के साथ, दूसरे के स्पेस के साथ जब वो अटैच होगा तो ये हेटेरोटेट्रामर फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। हेटेरोटेट्रामर फॉर्म में ये के स्पेस क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एंड देन इट विल कॉजेस इट्स या ये अपना जो इसका काम है वो काम वो सब करेगा, ठीक है। सो here are some case spaces which are initiator case space and which some are executioner case space. Initiator case space and some are executioner case spaces, ठीक है। तो कुछ इसमें इनिशिएटर है जो एपोप्टोसिस को इनिशिएट करता है, एंड कुछ केस स्पेसेस है दैट विल एग्जीक्यूट द एपोप्टोसिस, जो मेन प्रोसेस एपोप्टोसिस का है वो कराता है। तो 2, 8, 9 और 10 these are initiator case space, and 3, 6, 8, 7 these are executioner case space, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटर केस स्पेस है इसके पास एक लार्ज डोमेन रहता है, प्रो डोमेन। सो दिस इज द प्रो डोमेन, ठीक है। जो यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट है वो क्या है, प्रो डोमेन है। तो इनके पास इनिशिएटर केस स्पेस के पास जो ये प्रो डोमेन है वो क्या रहता है, लार्ज रहता है, ठीक है। और इस एग्जीक्यूशनल केस स्पेस के पास जो प्रो डोमेन है वो क्या होता है, शॉर्ट प्रो डोमेन, या हम ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो इनिशिएटर का जो प्रो डोमेन है इट इज लार्ज इन साइज, ठीक है। अगर हम एग्जीक्यूशनर की बात करेंगे तो ये जो प्रो डोमेन है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, या शॉर्ट। देन दिस लॉन्ग प्रो डोमेन ऑफ इनिशिएटर के स्पेस कंटेन्स अ डेथ इफेक्टेड डोमेन। तो इसके पास क्या रहता है, एक डेथ इफेक्टर डोमेन रहता है, DED। तो ये मेनली जब भी डेथ सिग्नल आएगा वहां पे डेथ सिग्नल पे जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये DED इंपॉर्टेंट है, जो इस इनिशिएटर के स्पेस के प्रो डोमेन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दैट इज द डेथ इफेक्टर डोमेन। तो मेनली ये 8 और 9 के पास प्रेजेंट रहता है, 8 और 10 के पास, 8 और 10 के पास कौन सा है, डेथ इफेक्टर डोमेन। और 2 और 9 के पास होता है, 2 और 9 के पास होता है दैट इज द CARD, दैट इज के स्पेस इज रिक्रूटमेंट डोमेन, ठीक है। के स्पेस इज रिक्रूटमेंट डोमेन। के स्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन प्रेजेंट रहता है इसके लॉन्ग प्रो डोमेन में, किसके, 2 और 9 के। और डेथ इफेक्टर डोमेन प्रेजेंट रहता है मेनली किसके, दैट इज द 8 एंड 10, ठीक है। 8 एंड 10 के पास डेथ इफेक्टर डोमेन, और 2 एंड 9 के पास के स्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन, दैट इज द कार्ड, ठीक है। कहाँ पे, उनके लार्ज जो प्रो डोमेन है वहां पे। देन उसके बाद ये जो 3, 6 एंड 7 है उसके बाद सिंपली एक शॉर्ट प्रो डोमेन रहता है। अगर हम इनिशिएटर के स्पेस इसके बात करेंगे तो इनिशिएटर के स्पेस प्रो डोमेन आर रिक्रूटेड टू एंड एक्टिवेटेड एट द डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कम्प्लेक्स वाया डेथ सिग्नल, ठीक है। तो ये जो DED है, अगर हम यहाँ बात करेंगे रिसेप्टर के सेल यहाँ पे, तो इनके पास जो DED रहता है, जो दैट डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, डिस्क, ठीक है। तो जो हमारा के स्पेस है उसका DED इसके DED के साथ लिंक या बाइंड हो जाता है, देन इस सिग्नल को आगे एग्जीक्यूशनल के स्पेस तक वो कैरी फॉरवर्ड करता है। सो इन दिस वे दिस के स्पेस इज
इंटरेक्ट, ठीक है। तो के स्पेस इस तरीके से क्या करता है, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो के स्पेसिस के एक्टिवेशन के लिए पहला वहाँ पे डेथ सिग्नल होना चाहिए, देन डेथ सिग्नल वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो के स्पेसिस एक्टिवेट होंगे, देन वो के स्पेस इनिशिएटर के स्पेस एक्टिवेट होंगे, देन दी इनिशिएटर के स्पेस फिर एग्जीक्यूशनर के स्पेस को क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा के स्पेस के बारे में, क्योंकि के स्पेस के बारे में मैंने इसलिए बताया ताकि जब मैं आगे के स्पेस 8 के स्पेस 3 इनके बारे में जब बताऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जब सिंपली जब मैकेनिज्म हम देखेंगे तो वहाँ पे के स्पेस 8 के स्पेस 9 में ऐसे लिखूंगा, तो आपको समझाने के लिए के स्पेस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। सो अब जो ये के स्पेसेस है इनके टारगेट्स क्या हैं, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूशनर के स्पेस हो या इनिशिएटर के स्पेस हो, इनके कुछ टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट क्या हम अगर बात करेंगे तो मैं कुछ टारगेट्स का बताऊंगा आपको। दैट इज द फोकल एडिशन काइनेज, दूसरा है लेमिन्स, ठीक है, तीसरा है जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, देन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, आरएनएजेस, ठीक है, या एंडोन्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो CAD, ठीक है। सो ये कुछ इसके टारगेट्स हैं के स्पेसेस के। सो आई एम राइटिंग हियर ओनली फ्यू टारगेट्स, दैट इज द फोकल एडिशन काइनेज। तो फोकल एडिशन काइनेज क्या करता है, अगर फोकल एडिशन काइनेज को के स्पेसेस ने टारगेट किया, इसको डिग्रेड किया के स्पेसेस ने, तो क्या होगा, इट डिटैच द एपोप्टोटिक सेल फ्रॉम इट्स नेबरिंग सेल। तो ये फोकल एडिशन काइनेज क्या करता है, जो सेल है उसको दूसरे सेल्स के साथ, नेबरिंग सेल्स के साथ अटैच करके रखता है, ठीक है। तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होके रहता है, ठीक है, मीन्स उनके बीच में एक अटैचमेंट कराता है, कौन, ये फोकल एडिशन काइनेज। तो जब वो टारगेट करेगा के स्पेसिस, तो ये जो फोकल एडिशन काइनेज है वो वहां से रिमूव हो जाएंगे, उनका डिग्रेडेशन हो जाएगा, और जो एपोप्टोटिक सेल, जो सेल एपोप्टोसिस में जाना चाहते हैं, तो वो अपने नेबरिंग सेल से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे अगर वो प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स में या नेबरिंग सेल्स के साथ, तो वो डिटैच हो जाएंगे और वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एपोप्टोसिस के लिए चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है लेमिन्स, ठीक है। तो लेमिन्स मेनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे रहता है, ठीक है। सो जब कैस्पेसिस इनको टारगेट करता है, जो लेमिन्स डिग्रेड हो जाएंगे, जब लेमिन डिग्रेड हो जाएंगे तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, और फाइनली वहाँ पे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम जो ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स की बात करेंगे, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आते हैं, कोलेजन फाइबर्स आते हैं, ठीक है। तो इनको भी टारगेट करता है कौन, कैस पे। जब इनको टारगेट करते हैं तो जो ये सेल है अपना शेप लॉस कर जाता है, वहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज या ब्लैबिंग फॉर्म होता है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लैबिंग हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। फाइनली जब साइटोस्केलेटन पूरा लॉस हो जाएगा तो वहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये इसको टारगेट करता है। देन एंडोन्यूक्लियस को वो एक्टिवेट करता है या टारगेट करता है, ठीक है। तो मेनली एक एंडोन्यूक्लियस है जिसको क्या बोलते हैं, CAD, दैट इज द के स्पेस एक्टिवेटेड डीएनएज, ठीक है। तो ये जो के स्पेस क्या करता है, इस एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करता है। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एंडोन्यूक्लियस आपका जो डीएनए है उसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है। उस डीएनए को, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो क्रोमेटिन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस है, बीच बीच में से जो डीएनए उसको कट कर देगा और वहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। आरएनए जिसे है, ठीक है, तो आरएनए जो भी होंगे उनको डिग्रेड कर देगा, वहाँ पे आरएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली जो सेल है वो धीरे धीरे अब एपोप्टोटिक्स जो भी मैकेनिज्म है उसमें चला जाएगा, और एपोप्टोसिस में वो एंटर हो जाएगा, ठीक है, और उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और फाइनली वो एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म करेंगे, और फाइनली जो फेगोसाइटोसिस सेल्स है वो उसको खा जाएंगे।
So these are the some target of the caspases. Then मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैस्पेसेस सिंथेसाइज होते हैं एज एन इनएक्टिवेटेड प्रिकर्सर, ठीक है, दैट इज जाइमोजन की तरह वो प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद जब इनका प्रोटीलिटिक क्लीवेज होगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द एक्टिवेटेड फॉर्म, एक्टिवेटेड फॉर्म। तो इनका एक इनिबिटर भी रहता है, दैट इज जो इनको रेगुलेट करता है, IAP, दैट इज इनिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये जो IAP है वो क्या करता है, इन कैस्पेजेस के साथ बाइंड होके उन कैस्पेजेस को इनएक्टिवेट कर देता है। जब कैस्पेज इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो वहां पे एपोप्टोसिस उस सेल में नहीं होगा। देन वहां पे और एक फैमिली पार्टिसिपेट करता है इसी एपोप्टोसिस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, BCL फैमिली, BCL2 फैमिली एक जीन है, तो उसके प्रोटीन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। BCL2 फैमिली, तो इस BCL फैमिली 2 में अलग अलग प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे कि BCL-XL है, देन BCL2 हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बिक्स, बैक्स, बैट, बिम, बैक्स, बीट, बैट, बिम, BMF, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं, या हम सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं। तो BCL2 में टोटल 15 इस फैमिली में 15 मेंबर्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ क्या है, प्रो एपोप्टोटिक है, और कुछ क्या है, एंटी एपोप्टोटिक है, एंटी एपोप्टोटिक, और कुछ है प्रो एपोप्टोटिक। तो एंटी एपोप्टोटिक मीन्स दैट इज those proteins which oppose the apoptosis, and pro-apoptotic means those which induce or initiate the apoptosis or which support the apoptosis। तो ये जो जीन है दैट इज BCL2 फैमिली। तो BCL2 stands for B cell lymphoma और leukemia 2 जीन। तो BCL2 B cell lymphoma और ल्यूकीमिया 2 जीन। तो इसके दो मेंबर्स हैं मेनली, तो उसके कोई बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ऑलमोस्ट टोटल 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स। तो आउट ऑफ विच सम आर एंटी एपोप्टोटिक एंड सम आर प्रो एपोप्टोटिक। तो जो प्रो एंटी एपोप्टोटिक है, तो उसमें दो मेंबर्स आते हैं, दैट इज द BCL2 इटसेल्फ एंड BCL-XL, जो मैंने वहां पे लिखा है। और अगर हम बात करेंगे प्रो एपोप्टोटिक की, तो जो ये प्रो एपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन्स हैं, उसमें 2 सब फैमिलीज आते हैं, BH123, BH123 और BH ओनली, ठीक है। तो इसमें दो फैमिलीज आते हैं, एक BH123 और BH3 ओनली, सॉरी BH3 ओनली। तो ये दो सब फैमिलीज हैं। तो अगर हम BH123 की बात करेंगे, तो उसमें आता है बैक्स एंड बैक, बैक्स एंड बैक, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, बैक एंड बैक्स। और अगर हम BH3 ओनली फैमिली की बात करेंगे, तो उसमें आता है बीट, बिम, बिग, बैट, बिट, बिम, बीट, बिम,
bags between big bad and BMF. सो ये दो फैमिलीज भी इसका भी रोल आपको देखने को मिलेगा किसमें, एपोप्टोसिस में। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, तो BCL2 के दो फैमिलीज हैं, दैट इज द प्रो एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक एंड प्रो एपोप्टोटिक। टोटल इसके 15 मेंबर्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। सो कुछ उसमें एंटी एपोप्टोटिक है जो एपोप्टोसिस को अपोज करता है, एपोप्टोसिस होने नहीं देता है, और कुछ मेंबर्स है वो एपोप्टोसिस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या उसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है। सो जो एंटागोनाइज करते हैं, जो एपोप्टोसिस को एंटागोनाइज करते हैं या उसको अपोज करते हैं, तो उसमें दो मेंबर्स आते हैं, दैट इज द BCL एक्सेल और BCL2 इटसेल्फ, ठीक है। देन अगर हम प्रो एपोप्टोटिक की बात करेंगे तो वहाँ पे दो सब फैमिलीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है BH123 और दूसरा है BH3 ओनली सब फैमिली, ठीक है। तो BH123 की फैमिली की बात करेंगे तो हम वहाँ पे बैक्स और बैक, तो जब वहाँ पे इंट्रिंसिक कोई फैक्टर होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे बैक्स और बैक एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक अननोन प्रोसेस से माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C को बाहर रिलीज कराता है, ठीक है, किसमें, साइटोसोल में, ठीक है। सो जब वहां पे कोई सिग्नल, एपोप्टोटिक सिग्नल नहीं होगा या इंट्रिंसिक कोई सिग्नल नहीं होगा, तो ये जो BCL एक्सेल और BCL2 है वो इसके साथ बाइंड होके इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अगर बाहर से कोई सिग्नल आया तो उस टाइम पे ये जो BH3 ऑन फैमिली के मेंबर्स हैं, बीट बिम बैक्स या बैट, ठीक है, बिग, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इस BCL एक्सेल और BCL2 के साथ बाइंड होके देन इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। जब ये इनएक्टिवेट हो गए तो अल्टीमेटली ये जो बैक्स और बैक है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे एपोप्टोसिस होगा नहीं होगा, तो उसमें भी ये जो कुछ फैमिली मेंबर्स हैं या कुछ मेंबर्स हैं प्रोटीन्स के, ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अलोंग विद द कैस्पेस। कैस्पेस तो करता है, कैस्पेस के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो BCL एक्सेल है, इट्स अ होमोलॉग ऑफ BCL2 फैमिली है, इट्स अ होमोलॉग ऑफ सेट 9, ठीक है। किसका, सेट 9 का C लिगेंस में जो है उसका क्या है, ये होमोलॉग है, उसकी तरह ही ये काम करता है रेगुलेशन में एपोप्टोसिस के। सो नाउ we will move towards the main mechanism. The first is the extrinsic pathway of apoptosis. Extrinsic pathway of apoptosis. तो मेनली जो एपोप्टोसिस है वो दो पाथवे से होते हैं, एक को एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक बाहर से सिग्नल आता है, डेथ सिग्नल आता है। वो डेथ सिग्नल जो डेथ रिसेप्टर्स है उस पर बाइंड हो जाता है एंड डेथ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। डेथ रिसेप्टर्स फिर जो इनिशिएटर के स्पेस है वहां तक सिग्नल पहुंचाता है, उनको एक्टिवेट करता है। जब जो इनिशिएटर के स्पेस है वो एक्टिवेट होता है तो वो एग्जीक्यूशनर के स्पेस को एक्टिवेट करता है और फाइनली जो एग्जीक्यूशनर के स्पेस है उस सेल में एपोप्टोसिस कंप्लीट कराता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, लेट्स ड्राई डायग्राम। तो जो मेन सिग्नल है, जो ये सेल डेथ इनिशिएट कराता है, दैट इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। देन वो बाइंड होता है अपने उसके साथ, दैट इज द
रिसेप्टर के साथ, दैट इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1। तो अब डायग्राम देखो, पहले हम फुल डायग्राम बना देते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये जो TNF-R1 है, दिस इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1। तो ऐसे इस तरीके के बहुत सारे रिसेप्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर्स बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो इसी फैमिली के, दैट इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी हैं जो एज ए डेथ रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक का नाम लिया, दैट इज TNF-R1। आप नोट्स में आप देख सकते हैं दूसरे नाम भी दिए हुए हैं। सो ये जो डेथ रिसेप्टर है, ये इनका एक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होने के लिए। सो ये एक्टिवेट कब होंगे, जब इसके साथ जो लिगेंड है वो बाइंड होगा। तो लिगेंड इज द, तो इसका लिगेंड है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, ठीक है। तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करता है, इसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। देन जब वो बाइंड होगा तो उस टाइम पे ये रिसेप्टर का क्या होगा, ट्राइमराइजेशन हो जाता है। नॉर्मली वो इस तरीके से होता है, अलग अलग होते हैं वो, ये जो तीन आपको TNF जो रिसेप्टर दिख रहा है, डेथ रिसेप्टर, वो अलग होते हैं। जब यहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा तो वो ट्राइमर फॉर्म करते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहाँ वो बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और ट्राइमर फॉर्म करते हैं। और जब वो ट्राइमर फॉर्म करेंगे, तो ट्राइमर फॉर्म करने के बाद उनका जो साइटोसोलिक पार्ट है, ठीक है, साइटोसोलिक पार्ट पे एक डोमेन प्रेजेंट रहता है। उस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, डेथ डोमेन, ठीक है। तो 3 डेथ डोमेन्स प्रेजेंट रहते हैं इस TNF रिसेप्टर के पास, जो मेनली साइटोसोलिक साइट में प्रेजेंट है। दिस इज द आउटर पार्ट, दिस इज द इंट्रासेलुलर पार्ट, ठीक है, इंट्रासेलुलर पार्ट। तो जो साइटोसोल है वहां पे इसके पास डेड डोमेन है। तो ये डेड डोमेन्स जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाते हैं, सो इट रिक्रूट्स
अनदर एडाप्टर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फैट और ट्राट, ठीक है, या ट्राट या फैट, कुछ एडाप्टर प्रोटीन्स है, उनको वो यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। फैट इज द फास्ट एसोसिएटेड डेट डोमेन एंड ट्राट इज द टीएनएफ रिसेप्टर एसोसिएटेड डेट डोमेन, ठीक है। तो वो एडाप्टर प्रोटीन यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। सो इस एडाप्टर प्रोटीन के पास क्या रहता है, इस एडाप्टर प्रोटीन के पास एक डेड डोमेन रहता है, डी, ठीक है। तो उनका जो डेड डोमेन है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपको डायग्राम इस तरीके से, एक उनके पास डेड डोमेन रहता है डी, और एक उनके पास डी रहता है, दैट इज द डेथ इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन। जो ये डी है, डेड डोमेन, इट बाइंड्स विद द डेड डोमेन ऑफ द रिसेप्टर। तो जो ये रिसेप्टर के पास डेड डोमेन है, उस रिसेप्टर के डेड डोमेन के साथ ये जो एडाप्टर प्रोटीन है दैट इज द फैट, उसका जो डेड डोमेन है वो बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ब्लैक और ब्लू है, सो ये दोनों डेड डोमेन्स हैं। एक डेड डोमेन है किसका, रिसेप्टर का, और एक डेड डोमेन है किसका, इस फैट या ट्राट का, ठीक है, दैट इज द एडाप्टर प्रोटीन। अब इस फैट के पास दूसरा डोमेन भी प्रेजेंट है, दैट इज द डी, ठीक है, दैट इज द डेड इफेक्टर डोमेन। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज द डी, डेड इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन डी। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो इनिशिएटर के स्पेस है उनके पास भी इस तरीके का एक डेड डोमेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर हम प्रो के स्पेस 8 की बात करेंगे, तो प्रो के स्पेस 8 के पास भी क्या रहता है, एक डी प्रेजेंट रहता है। जो वो जो डी है किसका, हमारे इनिशिएटर के स्पेस का, उसका डी बाइंड होता है किसके साथ, जो ये फाट और ट्राट है उसके डी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा प्रोकेस्पेस का डी है, और ये हमारा डी का सॉरी फाट या ट्राट का डी है, ठीक है। तो ये डी हमारे इनिशिएटर के स्पेस के डी के साथ बाइंड होता है, और इसका जो डी है दैट इज अ डेड डोमेन, वो बाइंड होता है किसके साथ, ये जो रिसेप्टर है उसके डी के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क, DISC, ठीक है, दैट इज द डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है डिस्क, सो इट क्लीव्स, तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो प्रो केस्पेस 8 है वो वहां पे बाइंड हो जाएगा, एंड इट कॉजेज द प्रोटीलिटिक क्लीवेज ऑफ केस्पेस 8। सो केस्पेस 8 shows proteolytic cleavage and becomes active, और हमारा केस पे जो 8 है वो एक्टिव हो जाता है, एंड रिलीज फ्रॉम द डिस्क, और डिस्क से वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द एक्टिवेटेड केस्पेस 8, ठीक है। तो एक्टिवेटेड केस्पेस 8, अब जो हमारे इनिशिएटर केस्पेस है वो एक्टिवेट हो गया है। सो दिस एक्टिवेटेड केस्पेस 8 now act on the executioner case space and causes its proteolytic cleavage। तो ये जो केस्पेस प्रो केस्पेस है, प्रो केस्पेस 9, ठीक है, या प्रो केस्पेस 6 या प्रो केस्पेस 3 है, ठीक है। तो इसका क्लीवेज कराता है केस्पेस 8। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, इसका प्रोटीलिटिक क्लीवेज हो गया, और जो प्रोडोमेन है वो अटैच हो गए, और उन्होंने एक हेट्रो टेट्रामर फॉर्म किया, एंड दिस इज द एक्टिवेटेड केस्पेस
9, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9 दिखाया है, 3 भी हो सकता है, ठीक है, या 6 भी हो सकता है। 9, 3, 6 विच आर द एग्जीक्यूशनरी के स्पेसेस। तो ये प्रो के स्पेस 9 को क्लीव करेगा, देन प्रो के स्पेस 9 प्रो के स्पेस 3 को क्लीव करेगा, then procSpace3 gets activated into kspace3 and this kspace3 finally causes apoptosis, ठीक है। जब procSpace3 एक्टिवेट होगा विच इज द एग्जीक्यूशनरी कैस्पेस, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कराता है, एपोप्टोसिस कराएगा। जो भी टारगेट प्रोटीन्स है, मैंने आपको बताया उसके जो कुछ टारगेट्स प्रोटीन रहते हैं कैस्पेस के, तो उनको डिस्ट्रॉय करके, उनको डिस्ट्रक्ट करके फाइनली उस सेल में हमको एपोप्टोसिस देखने को मिलेगा। तो जो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है आपको सिंपली याद रखना है। तो दिस एक्सट्रिंसिक पाथवे इज इनिशिएटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ द डेड डोमेन। तो डेड डोमेन का जब एक्टिवेशन होगा तभी जो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होगा। सो पहले इस डेड डोमेन वो अलग अलग प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, ठीक है, मोनोमर की तरह। जब इसका जो लिगेंड है या जो सिग्नल है, जो डेथ सिग्नल है वहां पे बाइंड होगा, तो वो इसका ट्राइमराइजेशन कराता है, दैट इज द ट्राइमराइजेशन ऑफ द TNF R1। तो जो हमारा डेथ सिग्नल है दैट इज द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF, ठीक है, तो वो बाइंड होगा हमारे डेड रिसेप्टर के साथ, दैट इज हियर इट इज TNF R1, डेड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर 1। जब इसके साथ बाइंड होगा तो ये ट्राइमर फॉर्म करेगा। ट्राइमर फॉर्म करने के बाद वो एडाप्टर प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है, सम एडाप्टर प्रोटीन दैट इज द फाट एंड ट्राट। तो जो एडाप्टर प्रोटीन्स है उसके पास दो डोमेन्स प्रेजेंट रहते हैं, एक डेड DD डोमेन और DD डोमेन। तो डेड डोमेन के साथ वो इस रिसेप्टर के डेड डोमेन के साथ बाइंड होगा, और DD जो है दैट इज द डेड इफेक्टेड डोमेन, उसके साथ वो प्रोकेस्पेस 8 के साथ बाइंड होगा, ठीक है। तो जब वो इस तरीके से बाइंड होगा तो वहां पे वो कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क, दैट इज द डेड इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कम्प्लेक्स। तो ये कम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा तो ये कम्प्लेक्स क्या करता है, फाइनली जो प्रोकेस्पेस 8 है उसका एक्टिवेशन कराता है बाई प्रोटीलिटिक क्लीवेज, ऑटो प्रोटीलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोकेस्पेस 8 इनटू केस्पेस 8। तो ये जो केस्पेस 8 है वो अब एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो वो जो दूसरे टारगेट जो एग्जीक्यूशनर केस्पेस है उनको एक्टिवेट करेगा। जो पहला केस्पेस जो उसको एक्टिवेट करता है दैट इज द प्रोकेस्पेस 9, प्रोकेस्पेस 9 को क्लीव करता है और प्रोकेस्पेस 9 को केस्पेस 9 में वो कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस प्रोकेस्पेस 9 गेट्स एक्टिवेटेड इनटू केस्पेस 9। तो ये केस्पेस 9 फिर फाइनली किसको करता है, टारगेट करता है प्रोकेस्पेस 3 को। फिर वो प्रोकेस्पेस 3 के का क्लीवेज कराता है, एंड वहां पे प्रोकेस्पेस 3 जो इनएक्टिवेट फॉर्म में है उसको क्लीव करके एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज द केस्पेस 3। एंड फाइनली दिस केस्पेस 3 will carry out the apoptotic events, that is DNA activation of destruction of focal kinase, focal adhesion kinase, or simply we can say that activation of endonuclease, that is the caspase dependent endonucleases, and destruction of the साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स है वो कौन कराता है, केस्पेस 3। सो दिस इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे भी दो तरीके से होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 ये वाला है, टाइप 1 जहाँ पे सिंपली इनिशिएटर केस पेस एक्टिवेट होता है और वो एग्जीक्यूशनल केस पेस को एक्टिवेट करता है। अब टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में ये जो इनिशिएटर केस पेस 8 है वो जो BCL फैमिली है, जो प्रो एपोप्टोटिक BCL फैमिली है, उनको टारगेट करके माइटोकॉन्ड्रिया में से साइटोक्रोम C बाहर रिलीज करता है और वहां पे एपोप्टोसोम फॉर्म करता है। एपोप्टोसोम फाइनली प्रोकेस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है, प्रोकेस्पेस 9 फिर प्रोकेस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, एंड दिस प्रोकेस्पेस 3 फिर फाइनली कॉजेज द एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे सिग्नल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर सिग्नल वीक होगा तो वो ये प्रोकेस्पेस 8 माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू भी जो एपोप्टोसिस है वो करा सकता है, ठीक है। तो फाइनली पहले आप सिंपली आप ये याद रखो, एक्सट्रिंसिक पाथवे में डेथ रिसेप्टर्स के थ्रू क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। अब हम देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में बाहर से कोई सिग्नल नहीं आता है, ठीक है। अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या DNA डैमेज होगा तो वहीं पे ही सिग्नल डेवलप होता है सेल के अंदर ही, बाहर से कोई डेथ सिग्नल नहीं आता है, ठीक है। एंड
जो इंट्रिंसिक सिग्नल ही क्या करता है, जो डेथ सिग्नलिंग पाथवे से या जो कैस्पेज से उनको एक्टिवेट करता है। तो मेन रोल रहता है इसमें किसका, साइटोक्रोम सी का, और दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे या माइटोकॉन्ड्रिया mediated pathway of apoptosis, intrinsic pathway या mitochondrial mediated pathway। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, वहां पे हमने देखा कि बाहर से सिग्नल आ रहा है, डेथ सिग्नल। यहाँ पे क्या होता है, बाहर से सिग्नल नहीं आता है, बल्कि सेल में ही अगर कुछ सेलुलर स्ट्रेस हुआ, ठीक है, तो वो सेलुलर स्ट्रेस क्या करता है, कुछ सिग्नल वहां पे डेवलप करता है, जिससे जो कैस्पेजेस हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सेलुलर स्ट्रेस कॉजेस प्रो एपोप्टोटिक BCL2 मेंबर्स, जैसे कि बैक्स है, ठीक है, टू insert it into the outer mitochondrial membrane। सो कोई अगर सेलुलर स्ट्रेस होगा तो उस सेलुलर स्ट्रेस से या एक ऐसा एपोप्टोटिक सिग्नल जनरेट होगा जो प्रो एपोप्टोटिक BCL2 मेंबर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। जैसे कि बैक्स या बैट की हम बात करेंगे तो उनको वो एक्टिवेट कर देता है, जिससे ये बैट और बैक्स क्या करता है, ओलिगोमर फॉर्म करता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है। ओलिगोमर फॉर्म करता है कौन, बैक्स या बैट हम बोल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैक्स और बैट ओलिगोमर फॉर्म करेगा, तो वहाँ पे आयंस, कुछ आयंस है वो एंटर करेंगे, ठीक है। वो अभी अननोन प्रोसेस है कि जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी बाहर रिलीज होता है। तो जब ये बैक्स और बैक एक्टिवेट होगा तो जो ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहां से एक प्रोटीन या एक मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होता है, दैट इज अ साइटोक्रोम सी, ठीक है। साइटोक्रोम सी बाहर रिलीज होता है। जब साइटोक्रोम सी बाहर रिलीज होगा, so this cytochrome C binds with another complex, that is the APAF1, that is the adapter protease apoptosis protease activating factor, apoptosis protease activating factor 1। ये इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल इसमें 7 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं APF1 के, 4 5 6 7, ठीक है। और वहां पे साइटोक्रोम सी बाइंड होता है, साथ साथ में DATP भी वहां पे पार्टिसिपेट करता है, DATP दैट इज अ डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एक ओलिगोमर वहां पे व्हील लाइक स्ट्रक्चर या कार्ट लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है, ठीक है। इस कार्ट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एपोप्टोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोप्टोसोम। सो वो एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म करते हैं। तो ये जो कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, हमारे प्रोकेस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो जो प्रोकेस्पेस 9 है उसको वो एक्टिवेट करता है। तो जो प्रोकेस्पेस 9 है उसकी जो सेंटर पार्ट है वहां पे जाके बाइंड हो जाता है, और इस एपोप्टोसोम कॉम्प्लेक्स में
प्रोकेस्पेस 9 एंटर होने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, दैट इज द प्रोकेस्पेस 9। तो पहले वो प्रोकेस्पेस एपोप्टोसोम के साथ बाइंड होगा सेंटर रीजन में, देन ये जो एपोप्टोसोम है इस केस्पेस 9 को विच इज इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म उसका प्रोटीलिटिक क्लीवेज करके देन उसको एक्टिवेट कर देता है किसमें, केस्पेस 9 में। देन दिस केस्पेस 9 विल अगेन एक्टिवेट द एग्जीक्यूशनर केस्पेस, दैट इज द केस्पेस 3, ठीक है। फिर इस केस्पेस 3 को वो टारगेट करता है, देन दिस केस्पेस 3 विल प्रोकेस्पेस 3 विल बिकम केस्पेस 3, देन केस्पेस 3 विल एक्टिवेट और कैरी फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस होता है, दैट इज अगर कोई सेलुलर स्ट्रेस होगा, सेलुलर स्ट्रेस जैसे कि डीएनए डैमेज हुआ है या ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस टाइम पे कुछ सिग्नल्स सेल के अंदर ही डेवलप होते हैं। तो वो सिग्नल क्या करता है, जो BCL2 फैमिली प्रो एपोप्टोटिक BCL2 फैमिली मेंबर्स है उनको एक्टिवेट करता है, जिसमें बैक्स और बैड आता है। जब बैक्स और बैड एक्टिवेट होगा तो वो ओलिगोमर फॉर्म करेगा, जिससे कुछ आयंस उस सेल के अंदर एंटर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंटर होगा तो उस आयंस के एंट्री की वजह से साइटोक्रोम C रिलीज होता है, कहाँ पे, in the cytoplasm. Then this cytochrome C will bind with another protein, that is the apoptosis protease activating factor 1, उस complex के साथ bind होके along with the DATP it forms a wheel like structure, a card like structure, that is called apoptosome, ठीक है। तो apoptosome क्या करता है, apoptosome प्रोकेस्पेस 9 को केस्पेस 9 में कन्वर्ट कर देता है बाय इट्स प्रोटीलिटिक क्लीवेज। देन दिस केस्पेस 9 further act on the procaspase 3 and this procaspase 3 is cleaved into caspase 3 and it gets activated, and finally the caspase 3 will execute the apoptotic events which happens in a apoptosis. So this is all about the intrinsic pathway, ठीक है। तो अगर मैंने आपको पहले बताया वहां पे एक इनिबिटर रहता है, दैट इज द इनिबिटर ऑफ एपोप्टोटिक प्रोटीएजेस, ठीक है, IAP। तो वहां पे क्या होता है, वो जो IAP है, जब कोई ट्रॉफिक फैक्टर होगा या फॉर एग्जांपल कोई ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो वो ट्रॉफिक फैक्टर इस बैक्स और बैट को इनएक्टिवेट कर देता है। जब इनएक्टिवेट होगा तो आयंस का एक्सचेंज नहीं होगा और साइटोक्रोम से बाहर रिलीज नहीं हो पाएगा और एपोप्टोसिस रुक जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो इंट्रिंसिक पाथवे में ये फॉर्म होता है, तो मैंने आपको बताया था एक्सट्रिंसिक पाथवे में टाइप 1 और टाइप 2 रहता है, तो टाइप 2 भी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो प्रोकेस्पेस 8 इस बैग्स और बैड को एक्टिवेट करता है और साइटोक्रोम से बाहर निकलता है, देन वहां पे एपोप्टोसोम फॉर्म होता है और फाइनली जो एक्सिक्यूशनर केस्पेस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां पे एपोप्टोसिस का जो इवेंट्स है, दैट इज द न्यूक्लियर डिग्रेडेशन या ब्लैबिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ये सब चीजें वहां पे कराता है कौन, दिस एग्जीक्यूशनर केस्पेस, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है APF1 इट्स अ होमोलॉग ऑफ APAF1, इट्स द होमोलॉग ऑफ CD4 इन C लिगेंड्स, ठीक है। C लिगेंड्स हमने पढ़ा था CD4, ठीक है। तो उसका ही होमोलॉग है, सेम टू सेम इसकी तरह ही काम करता है एज ए एडाप्टर प्रोटीन, ठीक है, एक एडाप्टर के स्पेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। थैंक यू।